अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये उन दिनों का वाक़या है जब मेरे बेटे की शादी की तैयारियां हो रही थीं। मेरी 3 बहुएं हैं, माशाल्लाह अब चौथी की आमद थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैंने अपना 3 मंजिला मकान फ़रोख्त किया था, जिसमें 9 कमरे 4 वॉशरूम थे और तीसरी मंजिल तक वो फुल मार्बल था। बस हालात, वक्त और किस्मत ने ऐसी करवट ली कि शोहर की ज़िंदगी में उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी और उनके इंतकाल के बाद मकान फ़रोख्त हो गया। उन दिनों मेरे भांजे का बचपन का दोस्त, बिल्कुल भाइयों जैसा, उसने मेरे उस बेटे को फ़ोन किया जिसकी शादी थी कि तुम आंटी को लेकर फ़ौरन पहुंचो, मैंने एक मकान देख लिया है, आज ही बात हो जाए तो अच्छा है। ये लड़का तावीज़ वगैरह भी करता था। जब उसने कहा फ़ौरन आज ही आंटी को घर दिखा दो वरना निकल जाएगा, तो मैं फ़ौरन रक्षा लेकर वहाँ पहुंची। वो जगह हमारे इलाके से खासी दूर थी। इत्तेफाक से लाइट गई हुई थी। मैंने घर टॉर्च की रोशनी में देखा, बस ठीक लगा। 3 कमरे नीचे और 2 ऊपर थे। ऊपर भी किचन, वॉशरूम और कमरों के सामने सहन था। कुछ हिस्से पर छत थी, बाकी खुला था। घर दिखाने वालों ने कहा कि ऊपर भी देख लें, लेकिन वो लड़का बोला कि नहीं, आंटी के पाँव में तकलीफ है, ये ऊपर नहीं जा सकती, आंटी आप रहने दें, एक तो अंधेरा भी बहुत है। मैंने भी कहा ठीक है, नीचे देख लिया है, काफ़ी है। मैंने ऊपर का पोर्शन नहीं देखा। एक तो बेटे की शादी, दूसरी जो मोहलत मिली थी वो ख़त्म हो रही थी। फ़ौरन सौदा तय हो गया और जल्दी हमने मकान ख़रीद लिया। मेरा पोता 2.5 साल का था। मेरी एक बहू मेरे साथ रहती थी। उसका बेटा शान बहुत खूबसूरत, नाजुक सा था। वो अक्सर ऊपर ही रहता। मेरी बहू नीना ज़्यादा काम काज से फारिग होकर ऊपर चली जाती। मेरा पोता शान और पोती अमरीन अक्सर मेरे पास नीचे रहती। नीना ने गौर किया कि शान जब खेलता है, साइकिल चलाता है, बातें भी करता जाता है। कभी कहता है आप ये लो, मेरे खिलौनों से खेलो, साइकिल चाहिए, अच्छा ले लो, आप चलाओ, मैं बाद में चलाऊंगा। एक दिन अपनी मम्मा के पास बैठा कहने लगा, मम्मा मेरे 2 दोस्त हैं, एक ये है अलिफ और दूसरा है रहमान। मम्मा ये नंगे पाँव हैं, इनको भी चप्पल ला देना। मेरी बहू ने मुझे बताया तो मैं परेशान हो गई कि अल्लाह खैर करे, ये क्या मामला है। एक रोज़ शान घर के सामने खड़ा था, एकदम रोने लगा और भागता हुआ घर में आया और रोते हुए कहने लगा, मम्मा मेरे फ्रेंड ने मुझे गिरा दिया। हम लोगों ने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम लोग पूछते रहे और वो यही कहता रहा, ये देखे ना, ये खड़ा है मेरे पास, इसने गिराया है। मगर जब हम देखते तो वहाँ कोई भी नहीं होता। हम लोगों ने कहा कि अब तो शादी होने वाली है तो घर में कुरान ख्वानी करानी चाहिए। मेरे बेटे के दोस्त जाकिर ने सुना तो कहने लगा, आंटी महफिल करवाते हैं, नाते भी पढ़ेंगे और साथ कुरान पाक भी, बरकत होगी, रहमत होगी, मेरे चंद साथी होंगे मेरे साथ, देग मंगवा लें। मैं फ़ौरन मान गई। उस वक्त जाकिर हमें बहुत बड़ी नेमत लग रहा था। हम इसके वजूद को बाइसे बरकत और रहमत समझने लगे थे। हर बात, हर मसला, हर काम का मशवरा उसी से लेते, उसी की मर्ज़ी से हम हर काम करते थे। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए हॉल बुक करवाना था, ये जिम्मेदारी भी जाकिर ने ले ली। आंटी आप परेशान ना हो, अहमद क्या क्या करेगा, बेचारे दूल्हे की कुछ जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूँ। उसके कहने पर मैंने उसके सर पर हाथ रखकर बेहिसाब दुआएं दे डाली। रात को जाकिर आया, बिला झिझक अंदर बुला लिया। उसने मुझे बताया कि आंटी खुश हो जाएं, दोनों हॉल्स बुक हो गए हैं, मगर एक गड़बड़ हो गई है। आपने वलीमे की जो डेट दी है उससे 2 दिन आगे की बुकिंग हुई है, कहीं हॉल नहीं मिल रहे थे, ये करीब करीब के हॉल मिल गए हैं। चलो बेटा, हो तो गया ना, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे अरे आंटी, क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं, ये तो मेरी खुशनसीबी है, वो मुस्कुराकर कहने लगा। चलें जल्दी से अब महफिल करवा लें, दिन कितने रह गए हैं। ठीक है बेटा, जुम्मे का दिन ठीक रहेगा ना। जी बिल्कुल ठीक आंटी, डन। कुरान ख्वानी की महफिल ज़ोरों पर थी। ऊपर वाले पोर्शन में जाकिर और उसके साथी घर के मर्द, मेरे 2 दामाद और बेटे भी ऊपर ही थे। अचानक मेरी नवासी, जो कि जवान लड़की थी, उस पर हाजिरी आ गई। हम सब हैरान और परेशान हो गए कि या अल्लाह इस बच्ची को क्या हो गया है। अच्छी खासी हंसती मुस्कुराती लड़की को न जाने क्या हो गया। मेरी नवासी तो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, अजीब अजीब बेतुकी हरकतें करने लगी। भारी भारी गाँव तकिए एक हाथ से उठा कर बैठे बैठे आंगन में फेंकने लगी। हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने कहा कि जाकिर को नीचे बुलाओ।
ذاکر نیچے آیا، اس نے کمرے سے سب کو باہر کیا، مگر میں اندر چلی گئی۔ حالانکہ میں بیمار تھی، لیکن بچی پر ہونے والا ظلم و ستم کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو مستقل رو رہی تھی۔ میری نواسی کمل بہت اذیت میں تھی۔ ذاکر اس کے بالوں کو پوری طاقت سے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا اور بہت زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے نماز بولا اور کہنے لگا کہ جائے نماز دو۔ اس کو جائے نماز پکڑائی گئی۔ ذاکر نے کیا کیا کہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اس کی طرف پیٹھ کر کے پھر بچی کو اذیت دینے لگا۔ اس نے روئی منگوائی، ماچس منگوائی اور پھر اسے زوردار تھپڑ بھی مارنے لگا۔ پھر تیلی جلا کر روئی جلائی اور ناک میں جلتی تیلی کا دھواں اس کو پہنچانے لگا۔ اس عمل میں بچی کی ناک کئی جگہ سے جل گئی، ہونٹ بھی ہلکے سے جلے۔ اس نے اپنے 2-3 دوستوں کو بلایا اور انہوں نے بھی بری طرح سے اس کو جکڑ لیا۔ جب کمل بالکل نڈھال ہو گئی تو ذاکر کے عمل میں آہستگی آ گئی۔ ادھر دوسرے کمرے میں میری بہو حاملہ تھی، اس پر حال آ گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بہت زور زور سے جھومنے لگی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ جب اس نے زمین پر سر رگڑنا شروع کیا تو اس کے آگے میں نے تکیے رکھ دیے۔ بہو اپنے بال نوچنے لگی، کپڑوں کو کھینچ رہی تھی۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نیچے یہ سب سلسلہ ہو رہا تھا اور لڑکے جو اوپر ذاکر کے ساتھ آئے تھے وہ مسلسل پڑھ رہے تھے۔ ذاکر نے ان سے کہا تھا کہ محفل کو جاری رکھنا اور اونچی آواز میں پڑھنا۔ اللہ اللہ کر کے محفل اختتام کو پہنچی۔ سب لوگ چلے گئے، مگر آج کا یہ دن، یہ واقعات، یہ شور و پکار، نئی نئی باتیں، سب کے دماغ تو معاف ہو گئے تھے۔ میری بہو اب سنبھل گئی تھی۔ ہم نے اسے لباس بدلنے کے لیے دیا کیونکہ وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ ہم نے ذاکر کو اس کی بھی حالت سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آنٹی وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، کرنے دیں جو وہ کر رہی ہیں۔ ہم سب کمل کی طرف لگے تھے جو بری طرح کرا رہی تھی۔ ہونٹ، ناک جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے جسم کو انہوں نے بہت مضبوطی سے پکڑا تھا، میرے جسم میں اب جگہ جگہ درد ہو رہا ہے۔ کمل کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر بری طرح جھٹکے دینے سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے تو بیڈ پر لیٹنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکے ذاکر نے ہم سب کو بہت ڈرا دیا تھا کہ کمل پر آسیب ہے، 1 سے زیادہ ہیں، اس کا تو مکمل علاج اور کئی عطارے ہوں گے۔ ہم سب ذاکر کو ہی اپنا خیر خواہ اور ہمدرد اور پیر سمجھنے لگے تھے۔ انہی دنوں میری جو نئی بہو آنے والی تھی، اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ شوگر، بلڈ پریشر اور پتے کا مسئلہ ہو گیا۔ وہ ہاسپٹلائز ہو گئی۔ ہم لوگ اس وقت ذاکر کو پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ ہم نے ان کو ذاکر کے بارے میں کہا اور ان پر دم کروانے کے لیے بھیجا۔ جب ذاکر وہاں گیا، ان پر دم کیا تو میری بہو سے بھی ملا، اس کا نمبر لیا اور کہا کہ مجھ سے آپ رابطے میں رہنا، ذرا سی بھی طبیعت اونچ نیچ ہو تو مجھے بتانا، میں فون پر ہی دم کر دوں گا۔ ادھر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ادھر میری نواسی کمل کو اکثر حاضری ہو جاتی تھی، خاص طور پر جب وہ ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ ہم نے بنا لیا تھا جہاں کمل کا علاج ہو رہا تھا۔ میری بیٹیاں شاپنگ بھی کر رہی تھیں، دونوں بہنیں اسی میں مصروف تھیں۔ گھر میں جو بہو تھی اس نے کچن سنبھالا ہوا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا، فیملی کے ساتھ ہماری ہی سوسائٹی میں رہائش پذیر تھا۔ اس کو شادی میں انوائٹ کرنے سے ہمیں اس لڑکے ذاکر نے منع کر دیا۔ ہم لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ذاکر نے میرے بیٹے کو مختلف طریقوں سے یہ باور کرا دیا کہ اگر ان لوگوں کو شادی میں بلایا تو تمہاری امی یا بھابھی یا ان کا بچہ، ان تینوں میں سے کسی کی موت ہوگی۔ اب تو ہم اور بھی پریشان ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جب ایسی کوئی صورتحال ہو گئی نا تو پھر مجھ سے مدد نہیں مانگنا، میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، انہیں نہیں بلائیں گے۔ ہمیں اصل وجہ نہیں معلوم تھی کہ ذاکر نے ان کو بلانے سے کیوں منع کیا ہے۔ آج ہم لوگ بیٹے کی شادی کی تاریخ لینے کے لیے گئے۔ ذاکر نے کہا تھا کہ کمل کو ساتھ نہیں لے کر جانا، مجھے ایک عمل کرنا ہے کہ شادی کے دوران اسے کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ گھر پر میرے 2 بیٹے اور کمل تھی۔ ذاکر جب عمل کرتا تو اپنے ساتھ چند لڑکے لے کر آتا تھا اور کسی کو کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آج پھر اس نے عمل شروع کیا اور کمرے سے زور زور کی آوازیں آتی رہیں۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو میرا بیٹا کمرے سے باہر بیٹھا تھا، وہ رو رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے منہ پر انگلی رکھی اور کمرے میں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے۔ ذاکر نے کہہ دیا کہ کمل کو کچھ عرصہ آپ آنٹی اپنے پاس رکھیں کیونکہ اس کو آدھی رات کو بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے گھر میں ہوگی تو میرے قریب ہوگی، میں بآسانی سے پہنچ سکوں گا اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہوئی تو۔ اس وجہ سے کمل کو میں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ پھر ایسا ہوتا کہ کبھی اچانک میرا پوتا رات کو اٹھ کر بری طرح رونے لگتا، سب گھر والے پریشان ہو جاتے، وہ چپ ہی نہ کرتا۔ میری بہو کے کہنے پر ہم نے رات کو 3 بجے ذاکر کو گھر میں بلایا۔ اس نے کچھ دم کیا اور واقعی بچہ سو گیا۔
हमने जाकिर पर अंधा एतमाद कर लिया। उसी ने हमें ये घर दिलवाया था। उसे पता था कि इस घर में कोई ऊपरी मसला है। हमारे दिल तो आईने की तरह बिल्कुल साफ थे। उन्हीं दिनों हमारे एक वाकिफकार थे, वो भी काफ़ी मोतबर शख्स थे और इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने उनसे राब्ता करने का सोचा। उनके पास जाकर मैंने उन्हें सारी बात से आगाह किया। उन्होंने घर के लिए लोबान दम करके दिया कि मगरिब की अजान से कुछ पहले सारे घर में इसकी धुनी दें। हम लोग पाबंदी से ये काम करते, मगर कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर में सिर्फ मैं अकेली होती थी और वज़ू करके मगरिब की नमाज से पहले धुनी देती। उस वक्त कई बार मैंने महसूस किया कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दरमियान में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ से ऊपर चढ़ते हुए मुझे पीछे से कोई ज़ोर से धक्का देता है और मैं हर बार गिरते गिरते बचती थी। क्योंकि मैं कलाम इलाही का विर्द कर रही होती थी, हाथ में जलते कोयलों पर लोबान का धुआं उठ रहा होता था। उस वक्त मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता, पैर कांपने लगते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम पूरा कर देती थी। फिर मेरे बेटी की शादी का दिन आ गया। जाकिर ने मुझे अच्छी तरह से समझाया कि आंटी दूल्हा दुल्हन पर से गोश्त सदका करें। जब रुखसती के बाद ये घर आएंगे तब घर में सबसे पहले मैं दाखिल हूँगा। घर की चाबी आप मुझे दे देना, मुझे कुछ सेफ्टी करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये गोश्त के पैसे ले लो। कितना गोश्त लोगे? वो नाराज़ होने लगा। आंटी बेटा भी कहती हैं और गैरियत भी बरत रही हैं। क्या भाई भाभी पर से मैं गोश्त का सदका भी नहीं खुद से दे सकता? मैंने बहुत चाहा मगर उसने पैसे नहीं लिए। पता नहीं क्यों उस दिन हम सबको एक अनजाना खौफ और परेशानी महसूस हो रही थी। हॉल में रसूमात हो रही थी तो मैंने देखा कि जाकिर बार बार स्टेज की तरफ घूम रहा है। जब रुखसती का वक्त आया, मेरी बहू सोफे से खड़ी हुई तो गिरने लगी। उसके भाई ने उसे गोद में उठा लिया। गाड़ी में पहले मैं बैठी, फिर मैंने अपनी नई बहू को सहारा देकर अपने साथ बिठाया। वो नीम बेहोश थी। सारा रास्ता में कलाम इलाही पढ़ पढ़ कर दम करती रही। अल्लाह अल्लाह करके रास्ता ख़त्म हुआ। हम घर पर पहुँचे तो हमसे पहले जाकिर घर में मौजूद था, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसने अपना कुछ काम करना था। रात काफ़ी हो चुकी थी। जाकिर हमारे यहाँ ही था, घर के लोगों के साथ काम में हाथ बटा रहा था। मेरे साथ बातें भी कर रहा था कि आंटी आज तो भाभी के साथ बहुत सख्त मसला था। वो तो मैंने वक्त पर एक्शन ले लिया। क्या रुखसती के टाइम आपने कुछ नोट किया था? हाँ, पर वो तो गर्मी की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। नहीं आंटी, आपकी बहू पर भी ज़बरदस्त मसला है। मैं तो हैरान हो गई। जाकिर कहने लगा कि मुझे इनका भी इलाज करना होगा। मैं सर पकड़कर बैठ गई। मैं अपनी पोती कंवर और बहू की तरफ से बहुत परेशान हो गई। जाकिर कहने लगा कि आंटी आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। आप लोगों के साथ जो कुछ भी कर रहा हूं बगैर पैसों के, वरना लोगों से हज़ारों रुपए में लेता हूं इस काम के। मैंने एहसानमंदी से उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया, क्योंकि वो मेरे बेटे का बचपन का दोस्त था, बिल्कुल भाई जैसा ही था। शादी के दूसरे दिन मेरी बहू ने मुझे बताया कि सारी रात उसे रोशनदान में जाकिर का चेहरा नजर आता रहा। वो कहने लगी कि वो हमें देख रहे थे और मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। परेशान तो मैं भी हुई बहू की बात से, लेकिन मैंने कहा अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें वैसे ही वहम हो रहा होगा। लेकिन मेरा माथा ठनका कि ये क्या मसला है, भला मेरी बहू क्यों झूठ बोलेगी। मैंने घर में भी सबसे इस बात का जिक्र किया। सभी को तशवीश हुई, मगर हम जो बात सोच भी नहीं सकते थे कहीं कहीं कुछ मामूल से हटकर हो रहा था। आज वलीमा था, सब खुशबाश थे, तैयारियों में लगे हुए थे। जाकिर ने कह दिया कि मैं स्टेज के पास ही रहूँगा, आप लोगों में से कोई परेशान ना हो। कहने लगा कि मैंने आपकी कमल पर भी दम कर दिया है, सब कुछ ठीक रहेगा। हम सब हॉल में पहुंचे, मगर बहू पॉलर से नहीं आई थी। काफ़ी देर हो गई थी, सब परेशान थे। उधर पॉलर में एक अजीब तमाशा हो रहा था। मेरी बहू का मेकअप मुकम्मल हुआ तो उसने गुस्से से शोर मचाना शुरू कर दिया। मेकअप करने वालों पर बरस पड़ी और उठकर अपना मुंह धो लिया। तुम लोगों ने बहुत ख़राब मेकअप किया है, मुझे कुछ नहीं करवाना। साथ जो लोग गए थे परेशान हो गए, सब उसको समझाने लगे, कोशिशें की, लेकिन वो सबको अजीब नज़रों से घूर घूर कर चीखे चिल्ला रही थी। मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं करवाना, बस उठो और घर वापस चलो। वो तो बेकाबू हो गई। पैसे अदा करके पार्लर वालों से माफ़ी मांगकर सब वहाँ से घर गए। घर में मेरी बहू खुद तैयार हुई और फिर हॉल में पहुंची। मैंने कहा कि बहुत देर लगा दी सबने, तो मेरी बेटी ने कहा कि अभी आप चुप हो जाएं, बाद में आपको तफसील से बताएंगे। मेरा बेटा भी बिल्कुल खामोश था, बुझा बुझा सा था। बहू का भी मूड बहुत ख़राब था, आंखों से उसके वहशत टपक रही थी। जिसकी तरफ भी वो देखती वो बंदा सहम जाता। जाकिर में इतना इल्म था कि जब चाहे वो किसी पर आसेब भेज सकता था। उसने आज भी यही खेल खेला। मेरी बहू तो ऐसे हो गई जैसे उसको हम लोग पसंद ही नहीं है। वो बिल्कुल खामोश थी, किसी के साथ भी मुखातिब नहीं हो रही थी। कोई बात करे तो इग्नोर कर रही थी या बदतमीजी कर रही थी।
वलीमे की तकरीब से घर आकर सब थके हुए थे, सो गए। दूसरे रोज सुबह उठकर मेरे बेटे ने बताया कि बहू की तबीयत खराब हो रही है, अजीब हरकतें कर रही है। हम सब उसके कमरे में पहुंचे तो उसकी अजीब हालत थी। वो मेरी नवासी ही की तरह हरकतें कर रही थी, गुस्से से बेकाबू हो रही थी, सामने वाले को दबोच रही थी। मैंने फौरन कहा, पीर साहब को कॉल करो। अब सभी जाकिर को पीर साहब कहते थे। उसे बुलाया गया। वो अपने लड़कों को साथ लेकर आया। उन लड़कों के साथ मेरे तीनों बेटों ने भी उसे झगड़ा हुआ था। अब महरम क्या गैर महरम सब एक हो चुके थे, मगर मेरी बहू में इतनी ताकत आई हुई थी कि किसी से काबू नहीं आ रही थी। दूसरे कमरे में मेरी नवासी कमल पर भी हाजिरी आ गई। वही शोर, हंगामा, चीखो पुकार, बालों को नोचना, सर को पटकना, दीवारों पर, दरवाजों पर जोर जोर से हाथ मारना, लगता पूरा घर लरज रहा है। मैं कभी बहू के कमरे में भागती तो कभी नवासी के कमरे में। एक तो घर आसेब ज़दा था और ऊपर से ये जान का दुश्मन जाकिर ये आसेब खुद भी छोड़ता था। इसने जानबूझकर वलीमे की डेट आगे बढ़ाई थी। महफिल करवाने की जिद भी इसी ने की थी। ये जो भी अमल करता था इस तरीके से करता था कि सब इसके गर्विदा हो जाते थे। हमने अपनी बहू के मेके वालों को कॉल करके उन्हें बुला लिया कि आपकी बेटी के साथ ये मसला हो रहा है। अपने घर वालों के सामने भी मेरी बहू की वही हरकतें थीं। जाकिर ने उसके बाल पकड़कर उससे पूछना शुरू किया, बता तू कहाँ से आया है? मेरी बहू भारी आवाज में अपनी खाला के इलाके का नाम लेने लगी। अच्छा वहां से आया है, बता तुझे किसने भेजा है? तूने, मेरी बहू जोरदार आवाज में बोली। क्या मैंने? जाकिर चिल्लाया। हाँ हाँ तूने भेजा है। जाकिर कुछ देर के लिए रुका। मेरी बहू के भाई से पूछने लगा कि आपकी बहन ने जिस इलाके का नाम लिया है क्या वहाँ आपकी खाला रहती हैं? मेरी बहू के भाई ने कहा कि जी हाँ वहाँ मेरी बड़ी खाला रहती हैं। जाकिर कहने लगा कि आपकी अम्मी और उनकी नाराज़गी है बहुत अरसे से। मेरी बहू के भाई ने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बस तो फिर बात सीधी सी है, उन्होंने भेजा है इस पर, वो इसे तंग कर रहा है और नाम मेरा ले रहा है। इस तरह जाकिर ने मेरी बहू के घर वालों के दिलों में उसकी बड़ी खाला के लिए नफरत और डाल दी। मेरी नवासी की थोड़ी बहुत हालत संभली, लेकिन मेरी बहू के हाथ पांव सूज गए, चूड़ियाँ बहुत सारी टूट गईं, हाथ जगह जगह से जख्मी हो गए। हम लोगों में से किसी ने भी ये गौर नहीं किया कि जाकिर क्या दम करता है, क्या इलाज का तरीका है, क्योंकि वो ऊपर अलहदा कमरे में ये काम करता था। एक दिन मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी जब आप कमल को दम करने के लिए कमरे में भेजती हैं तो उसको अकेला ना भेजा करें, आप उसके साथ चली जाया करें। कमल भी अक्सर कहती थी कि मैंने उस कमरे में नहीं जाना, मैंने दम नहीं कराना। एक दिन मेरी बेटी के कुरेदने पर कमल बताने लगी कि वो दम तो करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन किबले की तरफ पीठ करके, फिर अजीब अजीब बातें करते हैं। किबले की तरफ पीठ करके ये कौन सा अमल हुआ? फिर हम लोगों ने नोटिस लिया, एक दो अल्लाह के नेक बंदों से मालूम किया तो पता चला कि ये तो फ्रॉड है। ये बहुत ही चालाक इंसान है, पहले बंदों को एतमाद में लेता है फिर कदम जमाता है, पर यहाँ तो वो बचपन से जानने वाला था। एक दिन मेरी बहू भी कहने लगी कि जब ये लड़का जाकिर इलाज और दम के लिए आता है तो मुझे मेरे शोहर के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है। कहता है कि तुम्हारा शोहर तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा, जबकि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। शादी के दिन भी उसने मेरी बहू के कमरे में घुसकर कुछ ऐसा कर दिया था कि मेरी बहू को बुरी तरह से हाजिरी आने लगी। वो गोश्त का सदका करना, सबसे पहले घर में दाखिल होकर हुजले अरूसी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल देना और कैसी चीज़ें छोड़ना। मेरी बहू और नवासी का तो उसने बुरा हाल कर दिया था। अब रफ्ता रफ्ता एक एक करके हमें सबूत मिलने लगे। मैं अपनी नवासी और अपनी बहू को एक जानने वाले बुजुर्ग के पास लेकर गई। वो अल्लाह के नेक बंदे थे और अमलियात का इल्म जानते थे। उन्होंने मशवरा दिया कि इन्हें शाह अकीक बाबा के मज़ार पर ले जाओ और वहाँ जितने भी मज़ार हैं उन पर हाजिरी करवाओ। जिस रोज़ हम सब लोग वहाँ जा रहे थे, रास्ते में 3 मरतबा हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक मरतबा तो ऐसा हुआ, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घुप अंधेरा और गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। हमारे वहाँ जाने में ज़बरदस्त रुकावटें हो रही थी। वो तो उन बुजुर्ग ने जाते हुए हम सब पर हिसार कर दिया था, तो हम लोगों को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही ये भी कहा था कि आप लोगों को उस वक्त तक वहाँ क़याम करना है जब तक कोई अच्छा इशारा नहीं हो जाता। शाह अकीक बाबा के मज़ार की भी दुनिया अजीब सी थी। वहाँ कोई उड़ने की कोशिश कर रहा था तो कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, कोई सर के बल चल रहा था तो कोई बेहद दिलनशी आवाज़ में तलावत कुरान पाक कर रहा था। उस मैदान में चटाइयाँ बिछी हुई थीं, वहाँ पर बिस्तर पड़े हुए थे, खुले आसमान तले दिन रात बस वहीं रहना था। वहाँ खानदान के खानदान दूर दूर से आकर पड़े हुए थे। जब उन्हें कोई ठीक इशारा होता तो फिर वो वापस चले जाते थे। हम लोगों को भी वहाँ कई दिन हो गए थे। मेरी बहू और नवासी कमल को जो भी ख्वाब आते वो हम उन बुजुर्ग को सुनाते। वो कहते अभी इजाज़त नहीं मिली। आखिरकार एक दिन कमल को ख्वाब आया
जब हमने वो बुजुर्ग को सुनाया तो उन्होंने कहा कि अब हमें वहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। वहाँ से हम सबको दम किए हुए तावीज़ दिए गए ताकि हम गले में डालें। हम लोग घर वापस आ गए। एक दिन मेरी बहू घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी कि ये देखें, ये छोटे से शॉपर में क्या है। जब मैंने देखा तो उसमें थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ दालें थीं। एक कागज़ का पुर्जा था, लंबा पतला सा, जिसमें मेरे नाम से लेकर मेरे पोते तक के नाम लिखे थे। उन सब नामों में बड़ी और नापाक सी सुइयां लगी हुई थीं। मैंने कहा कि बेटा, तुमने इसे क्यों खोला? तुम हामला हो, ऐसी हालत में तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था। उठो, जाकर वुज़ू करो। फिर उसके बाद हमने घर फरोख्त करने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा बेटा, बहू और बच्चे सो रहे थे। फजर के टाइम मेरा बेटा उठा वुज़ू करने के लिए। उसके साथ ही मेरा पोता शान सो रहा था। जब मेरा बेटा उठा तो पोते ने करवट ली। छत का पंखा उसी वक्त गिरा। अल्लाह ताला ने बाल बाल सबको बचा लिया। मैंने बहू और बेटे को कहा कि जब तक मकान फरोख्त नहीं हो जाता तुम सब नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ, हम सब एक साथ ही रहेंगे। जाकिर से सब लाताल्लुक हो गए थे। उसके बारे में पता चल गया था कि वो जवान लड़कियों पर जानबूझकर हाजिरी करवाता है। उसे लड़कियों को अजियत देना बहुत पसंद है। आखिरकार हमने घर को फरोख्त कर दिया। दूसरे इलाके में हम लोग आ गए। जिस रोज़ नए घर में शिफ्ट हुए, मेरा पोता बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। अचानक जिद करने लगा कि मेरे दोस्तों को बुलाओ, मैं उनके साथ खेलूंगा, मुझे मेरे दोस्त चाहिए। देखते ही देखते रात तक शदीद तरीन बुखार में मुब्तला हो गया। हम सब बहुत परेशान हुए। उसे डॉक्टर के पास ले गए लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये डॉक्टर का केस नहीं है। हम उन्हीं बुजुर्ग के पास अपने पोते को लेकर गए। उस बुजुर्ग ने मेरे पोते पर दम किया। वो थोड़ा सा बेहतर हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने घर का जिक्र शाम के सामने नहीं करना। फिर मेरी बहू ने उन बुजुर्ग को अपना ख्वाब सुनाया कि उस घर में मेरा कमरा ऊपर था, तो एक रोज़ मैंने ख्वाब में देखा था कि जहाँ कमरे में मेरा ड्रेसिंग टेबल है वहाँ एक बहुत काली औरत बैठी है। उसके साथ 4 दुबले दुबले काले काले बच्चे बैठे हैं और सब सूखी रोटी खा रहे हैं। एक बच्चा सूखी रोटी का टुकड़ा उठाकर मेरी तरफ बढ़ा रहा है तो मैंने कहा आप खाओ, और फिर मेरी आंख खुल गई। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि वो उनका मस्कन था, लेकिन तुम्हारे घर में नमाज और तलावत वगैरह होती रहती थी, इसी वजह से तुम लोगों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरे बच्चों ने तो ठान ली थी कि जाकिर ने धोखे और फरेब से कंवल और नई बहू को जो अजियत पहुंचाई है उसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन मैंने अपने बेटों को इस बात से रोक दिया। उन्हें कहा कि अल्लाह पर सब कुछ सौंप दो, बेशक वही बेहतरीन बदला लेता है। फिर वही हुआ। जाकिर अपने नापाक अमलियात की जद में खुद ही आ गया। किसी अमल का उल्टा असर होने की वजह से मोकलात ने उस पर हमला कर दिया। वो दीवानों की तरह अपने कपड़े फाड़ कर गली मोहल्लों में ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाता हुआ चीखता चिल्लाता इधर उधर भागता दौड़ता। उसके वालिदैन ने भी उसे घर से निकाल दिया। एक रोज़ गंदे नाले में उसकी लाश मिली, जो कि बुरी तरीके से उधड़ी हुई थी, जैसे किसी दरिंदों ने उसको नोच खाया हो। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।